सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। कोल मामले पर देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। पेशी के दौरान पहुंचे 10 में से 7 आरोपी, 3 ने लगाया मेडिकल। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक जेल में होंगे सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड। अगली पेशी की तारीख 2 मार्च। दुर्ग में हुआ मुख्यमंत्री का जबरदस्त स्वागत। संभाग भर से पहुंचे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। भाजपा के आला नेताओं के साथ मंत्रियों का रहा जमावड़ा। विष्णुदेव साय ने कहा, मोदी की हर गारंटी पूरी करने की सरकार कर चुकी है शुरुआत। बढ़ सकती है पूर्व मुख्यमंत्री की मुसीबत। ईडी ने चार्जशीट में दिए 5 आरोपी के नाम। भूपेश बघेल का नाम भी शामिल। जल्द मिल सकता है पूछताछ के लिए समन। 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होगा महादेव सट्टा ऐप का बड़ा राजदार। दुर्ग जिले से जाएगी राम जी के दरबार चिट्ठियां। 20 जनवरी तक चलेगा पूरे प्रदेश में एक चिट्ठी राम के नाम अभियान। 13 जनवरी से होगी शुरुआत। शुभकामनाओं और भावनाओं के साथ संस्कृति को बढ़ावा देने शुरू होगी मुहिम। और अब खबरें विस्तार से। कोल लेवी मामले में विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं ईडी जेल में बंद आरोपियों का स्टेटमेंट 10 जनवरी से 16 जनवरी तक रिकॉर्ड करेगी। कोल घोटाला मामला 540 करोड़ का था, लेकिन ईडी की जांच में 221 करोड़ के घोटाले सामने आए हैं। उतनी राशि ही कुर्क हो पाई है। अभी भी ईडी की इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोल लेवी मामले में 10 लोगों में से 7 लोग कोर्ट में उपस्थित हुए थे। बाकी 3 लोग मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। सभी 10 लोगों को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया था। कुछ लोगों के समन तामील हुए थे और कुछ लोगों के समन तामील नहीं हुए थे। जिनकी समन तामील नहीं हो पाए थे उनको फिर से समन भेजा गया है। जिन लोगों को समन तामील हुआ था बावजूद इसके कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं, जिसमें देवेंद्र यादव, राम प्रताप सिंह, विनोद तिवारी और अनुराग चौरसिया को कोर्ट ने 500-500 रुपए के जमानती वारंट जारी किए हैं। कोल देवी मामले में देवेंद्र यादव की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। सभी को कोर्ट से समन जारी किया गया था उपस्थित होने के लिए। तो कुछ लोगों के जो समन हैं वो तामील होके आए, कुछ लोगों के समन जो है वो तामील नहीं होके आए। तो जिनके समन तामील नहीं होके आए हैं उनका तो फिर से समन जारी किया गया, लेकिन जिनके समन तामील हो गए थे और वो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं तो उनको 500 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है माननीय न्यायालय ने। साथ ही साथ कोल वाले जो स्कैम है उसमें रिलेटेड है कि अक्यूज पर्सन मिस्टर देवेंद्र सिंह यादव जो हैं उनके तरफ से आज माननीय न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी और उस पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने उनकी जो है अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि शनिवार को जेल में बंद सभी आरोपियों की उपस्थिति तारीख थी। 3 लोगों को छोड़कर बाकी 7 लोग कोर्ट में उपस्थित हुए थे। इन 3 लोगों में सौम्या चौरसिया, रानू साहू और निखिल चंद्राकर ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई थी। बाकी 7 लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, समीर बिश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी, दीपक टांग और राजेश चौधरी शामिल हैं। आगामी तारीख कोर्ट ने अब 2 मार्च को दी है। राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ
नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने के लिए ईडी ने कोर्ट से कहा, कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज जेल में बंद सभी आरोपियों की उपस्थिति तारीख तो थी और चूंकि अभी उनकी तरफ से कोई उपस्थित जो है 3 लोगों को छोड़ के कोई उपस्थित नहीं है, बाकी सब लोग उपस्थित रहे। सौम्या चौरसिया, रानू साहू और निखिल चंद्राकर को छोड़ करके बाकी सारे लोग उपस्थित थे आज माननीय न्यायालय के समक्ष। और इन 3 की तरफ से जेल के डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट आया है कि इनके शरीर में कहीं दर्द है, इसलिए इनको नहीं लाया गया है। विभाग के द्वारा एक आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें कि नॉन अवेलेबल वारंट जो है वो राम गोपाल अग्रवाल के विरुद्ध जारी किया जावे ऐसी याचना की गई थी। लेकिन तर्कों को सुनने के पश्चात और यह मानते हुए कि भाई अभी जो ईडी अथॉरिटी है उसके पास ऑलरेडी पीएमएलए में पावर्स ग्रांटेड हैं, तो उस आवेदन पत्र को माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने आगे बताया कि कोर्ट में कई प्रकार के आवेदन लगाए गए थे, जिसमें कोल स्कैम मामले में 10 लोगों को वर्तमान में केंद्रीय जेल रायपुर में बंद है। ईडी ने धारा 50 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया था। ईडी के अधिकारी जेल में जाकर 10 जनवरी से 16 जनवरी तक जेल में बंद अभियुक्त के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। जो 10 हमारे अभियुक्त जो अभी जेल में निरुद्ध हैं केंद्रीय जेल रायपुर में, उनका धारा 50 स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए हमने जेल में जाकर रिकॉर्ड करने की अनुमति माननीय न्यायालय से मांगी थी। और माननीय न्यायालय का ये उसमें स्पेसिफिक क्वेरी था कि भाई आपको किससे आवश्यकता है, तो हमने माननीय न्यायालय को कन्विंस किया है बता करके कि हमारा जो प्रोजेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो 540 करोड़ का है और अभी तक हम 221 करोड़ के बारे में ही पता लगा पाए हैं और उससे ही की कुर्की कर पाए हैं। तो इन तर्कों को स्वीकार करते हुए फिर माननीय न्यायालय ने हमें परमिशन ग्रांट करी है, 6 दिन की परमिशन ग्रांट करी है, जो कि 10 जनवरी से लेकर के और 16 जनवरी के बीच की है। इसी बीच एक आवेदन पत्र जो है वो दीपेश टोंग की तरफ से भी प्रस्तुत किया गया कि उनके परिवार से उनको मिलने की अनुमति प्रदान की जावे, उनके वकील से उनको मिलने की अनुमति प्रदान की जावे। तो माननीय न्यायालय ने उसमें जेल अथॉरिटीज़ को ज्ञापन जारी करते हुए यह कहा है कि भाई जो भी क्या कहते हैं जेल मैनुअल के अनुसार जो कार्रवाई हो वो की जा सकती है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट के खेल युवा कल्याण एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का गाना गाते हुए एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री टंकराम वर्मा याराना फिल्म का तेरे जैसा यार कहाँ गाना गा रहे हैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया। बलौदाबाजार जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने टंकराम वर्मा पहुंचे थे, जिन्होंने गाना गाया था। हालांकि ये वीडियो उनके विधायक बनने से पहले का है, लेकिन वर्मा के मंत्री बनने के बाद काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया जीना मेरा अफसाना। गाना सुनकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। वायरल वीडियो पर लोग कई तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा अपने जीवन में सार्वजनिक रूप से भी कई बार भागवत, नवधा, रामायण इत्यादि कार्यक्रमों में रामायण एवं भक्ति गीतों की प्रस्तुति देते रहे हैं। गायकी से उनका पुराना नाता रहा है। बलौदाबाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। महादेव ऐप घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुसीबत बढ़ते हुई नजर आ रही है। एक ओर जहां ईडी ने अपनी चार्जशीट में भूपेश बघेल के नाम का जिक्र किया है, तो दूसरी ओर अब ये कहा जा रहा है कि ईडी जल्द ही भूपेश बघेल को समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। ईडी ने अपनी चार्जशीट न्यायालय में पेश की है, जिसमें ईडी ने महादेव के 5 अन्य लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी जिक्र है। मिली जानकारी के अनुसार महादेव ऐप के तथाकथित संचालक शुभम सोनी ने सोशल मीडिया और ईडी को भेजे ईमेल में 508 करोड़ रुपए का जिक्र किया है। शुभम सोनी के मेल की जांच किए जाने के बाद ईडी ने 1800 पन्नों का पेश किए प्रथम अभियोजन परिवाद में भूपेश बघेल के नाम का जिक्र किया है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 10 जनवरी को पेशी में ईडी एक बड़े राजदार को कोर्ट में पेश करने वाली है। बताया जा रहा है कि ये राजदार वही शख्स है जिसके माध्यम से नेताओं और अफसरों तक पैसे पहुंचते थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 जनवरी को कितने नेताओं और अफसरों का नाम सामने आता है। शुभम सोनी के संदर्भ में बातें लिखी हैं
और शुभम सोनी ने जो एक ईमेल हमको भेजा था, और वो ईमेल जो था वो सर्टिफाइड ईमेल था। उस ईमेल में उसने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो बातें लिखी थी कि 508 करोड़ पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र के बारे में जो बातें लिखी थी, उस चीज़ को हमने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट रिव्यू को इस्तेमाल किया। यानी हमारे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो हमने पेश की उसके साथ जिन जिन डॉक्यूमेंट्स हम रिलाई कर रहे हैं उसको हमने लिया है। साथ ही साथ असीम दास का भी जो स्टेटमेंट है, असीम दास ने कोर्ट में ये कहा था कि जो पैसा 5 करोड़ के आसपास उसके पास आया, 5 करोड़ 39 लाख है शायद, वो भी जो है सीएम को देने के लिए आया था। वो भी बातें चूँकि हमारे स्टेटमेंट में थी और उसको हमने अपने पीसी का पार्ट बनाया। हालांकि बात अपनी जगह है कि जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री पीसी में प्रस्तुत की गई है उसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया है, जिसमें असीम दास है, भीम सिंह यादव है, और अनिल कुमार अग्रवाल है, और रोहित गुलाटी है, और शुभम सोनी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे जैसे सब जो हमको एविडेंस प्राप्त होते जाएंगे तो समन किसी को भी इशू किया जा सकता है, ये अकॉर्डिंग दी एक्ससीएम ऑल्सो। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। साइबर अपराध को अंजाम देने वाले ठग नए नए तरीके निकालकर पुलिस के लिए चुनौती खड़े करते रहे हैं। साइबर ठगों का फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए नए तरीकों का इजाद करना पुलिस के लिए मुसीबत बन रहा है। साथ ही ऐसे अपराध को रोकने के लिए चुनौती खड़ी हो रही है। बलौदा बाजार में साइबर फ्रॉड का एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने पुलिस विभाग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि विभाग के अधिकारियों ने समय रहते ही मामले का निराकरण कर लिया, लेकिन ये समस्या अब आम होते देख अंततः विभाग को अलर्ट जारी करना पड़ा। बता दें कि ये ठगी का प्रयास कहीं और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पुलिस पोर्टल से प्रार्थियों का नंबर निकालकर कार्रवाई करने के बदले में यूपीआई से रुपए की मांग कर किया गया है। बलौदाबाजार पुलिस के संज्ञान में आया कि छत्तीसगढ़ के पुलिस पोर्टल से प्रार्थियों और आरोपियों का मोबाइल नंबर निकालकर खुद को पुलिस का अधिकारी बताते हुए ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का प्रयास किया गया। इसके बाद एसएसपी दीपक झा ने पाया कि आम लोगों को भ्रमित कर फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए नए तरीके सामने आ रहे हैं। कि किसी व्यक्ति ने स्वयं को पुलिस बताकर और पुलिस में दर्ज किसी मामले का हवाला देकर किसी व्यक्ति से कुछ वसूल करने का प्रयास किया और उनको मिसगाइड करके उसमें लाभ लेने का प्रयास किया था। तो इसमें एसएसपी साहब ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि इन मामलों में सावधानी बरती जाए। और चूँकि पुलिस के कई मामले ऐसे होते हैं जो पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध होते हैं, वहाँ से कोई विवरण लेकर पीड़ित पक्ष को या आरोपी पक्ष को कोई व्यक्ति इस तरह अप्रोच करके अगर उनका लाभ उठाना चाहता है तो इसके लिए सचेत रहने की अपील पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें ठगी कार्य करने वाले व्यक्तियों ने किसी थाने में पीड़ित आवेदक द्वारा अपनी शिकायत अपराध रिपोर्ट दर्ज करने पर पुलिस पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टकर्ता के मोबाइल नंबर की पहचान कर उसके इच्छा अनुरूप कार्यवाही का भरोसा दिलाकर स्वयं को पुलिस विभाग का बताकर झांसा देते हुए पैसों की मांग की। यहाँ तक कि आरोपियों से सेटलमेंट और कार्रवाई नहीं करने पर थाने में ही मामला रफा दफा करने की एवज में ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से पैसे लेन देन करने की बात की गई है। एएसपी हरीश यादव ने बताया कि एसएसपी दीपक झा के संज्ञान में मामला आने के बाद पुलिस विभाग अलर्ट हो गया है। साथ ही आमजन के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति संपर्क करे तो झांसे में न आए, नजदीक थाने या जिम्मेदार अधिकारी को इसकी शिकायत करे। अगर आपके पास किसी तरह का ऐसा कोई फोन आता है अननोन नंबर से जो खुद को पुलिस बताकर ये दावा करते हैं कि किसी चल रहे केस में वो आपकी कोई नाजायज मदद कर सकते हैं, तो कृपया उसकी सूचना संबंधित थाने में जरूर दें और पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही उस पर कोई राय कायम करें। अगर किसी भी मामले में ऐसा कोई फोन आता है जिसमें आपको पैसे के लेन देन के लिए प्रेरित किया जाता है तो पूरी तरह सावधान रहें। ये 100% झूठा मामला होगा और इसमें दूसरे पक्ष के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। बलौदाबाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम।
डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामायण के साथ छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक संबंध है, जो भगवान राम और सीता के साथ एक मजबूत सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देता है। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्म अभिनेता मनोज राजपूत ने एक चिट्ठी राम के नाम अभियान की शुरुआत की है। आम लोगों की प्रार्थना, शुभकामनाएं और सकारात्मक विचार अयोध्या पहुंचाने के उद्देश्य से एक चिट्ठी राम के नाम अभियान की शुरुआत की जा रही है। 13 जनवरी को दुर्ग के ग्रीन चौक से इस मुहिम की शुरुआत होगी। रैली नगर भ्रमण करेगी। इसमें 15 घोड़े, नागपुर के ढोल, रथ, झांकियां शामिल रहेंगी। इससे पहले पूरे शहर को भगवा ध्वज से सजाया जाएगा। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुराना बस स्टैंड में समाप्त होगी, जहां 10 गाड़ियों को उपस्थित अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर छत्तीसगढ़ भ्रमण के लिए रवाना किया जाएगा। इस रथ में भगवान राम की फिल्म प्रदर्शित की जाएगी, जो LED के माध्यम से दिखाई जाएगी। साथ ही एक बॉक्स रहेगा जिसमें भगवान के नाम की चिट्ठी डाली जा सकेगी। ये चिट्ठी 20 जनवरी तक एकत्रित की जाएगी। हमने यहाँ पर दुर्ग में ग्रीन चौक है, वहाँ पर एक कार्यक्रम रखे हैं। इस कार्यक्रम में पूरे शहरवासी शामिल होंगे। हमने बहुत सारे हमारे अतिथि लोगों से बातचीत हुआ है। माननीय विधायक महोदय से, आसपास के सभी विधायक से बातचीत हुआ है कि 13 जनवरी को ग्रीन चौक में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें 10 गाड़ियाँ रहेगी, LED गाड़ी रहेंगे और उसमें पेटी भी रखेगा। ये पूरे छत्तीसगढ़ में 10 गाड़ी घूमेंगे। उसमें एक उद्देश्य लिखा रहेगा, एक चिट्ठी श्री राम के नाम। आप नहीं जा सकते अयोध्या में, तो आपका संदेश चिट्ठी के माध्यम से जाएंगे। आपका स्नेह और आपका प्रेम श्री राम स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद अयोध्या में रामलला के दरबार में समर्पित की जाएगी। इससे पहले पूरे शहर को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रथम दुर्ग जिले में आगमन पर दुर्गवासियों ने दुर्ग जिले के विभिन्न चौक चौराहों में पारंपरिक लोक नृत्यों और पुष्प वर्षा सहित शंखनाद से जोशीला स्वागत किया। इस दौरान शहर के मालवीय नगर चौक और राजेंद्र पार्क चौक पर नगरवासियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत के साथ अपना भावनात्मक आभार प्रकट किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव तथा अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। दुर्ग में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अनेक मंत्री और भाजपा के विधायक और सांसद सहित लाखों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूर्ण करने छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है। मोदी की गारंटी पर खाका खींचते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वादे पूरे किए जाएंगे। 18 लाख आवास निर्माण पर काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली। 54 विधानसभा की सीट लेकर सरकार बनाए हैं और इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का अहम रोल है। हमारे कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया, तभी इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो आज का ये कार्यक्रम दुर्ग संभाग के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का यहाँ पर था। हम लोग थोड़ा लेट हुए, लेकिन सबको हम लोग यहाँ पर धन्यवाद दिए हैं उनके मेहनत के लिए, उनके परिश्रम के लिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दुर्ग पहुंचे विष्णुदेव साय के कार्यक्रम में दुर्ग संभाग के विधायक, पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। विष्णुदेव साय ने दुर्ग संभाग की 20 सीटों में से 10 सीटें भाजपा को मिलने पर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। आगामी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की पूरी 11 सीटें भाजपा को देने का संकल्प दिलाया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ऐतिहासिक जीत के बाद आज दुर्ग संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम ईडी की चार्जशीट में आने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, ईडी अपना काम कर रही है। अब ईडी अपना काम करते रहता है, आएगा, इंतजार करते रहिए। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
स्वच्छता सर्वेक्षण में कचरा मुक्त शहर व नगर श्रेणी में रायपुर और दुर्ग के अलावा पाटन नगर पंचायत का भी नाम शामिल है। 14 नंबर वार्ड वाले पाटन नगर पंचायत में प्रतिदिन 10 क्विंटल कचरा घर घर से एकत्र होता है। इसके अलावा इसका निष्पादन 100% किया जाता है। कचरा व प्लास्टिक के प्रबंधन पर बेहतर कार्य करने पर दुर्ग जिले की पाटन नगर पंचायत को पूर्व में भी कई सम्मान मिले हैं। पाटन नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी योगेश्वर उपाध्याय ने बताया कि बीते नवंबर माह में भी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एक समारोह में 100% कचरा संग्रहण और नगरीय ठोस अपशिष्ट MSW का वैज्ञानिक प्रबंधन करने पर नगर पंचायत पाटन को CII 3R अवार्ड मिला था। पाटन में प्रतिदिन 10 क्विंटल कचरा एकत्र होता है। इसमें से प्लास्टिक कचरा का निष्पादन सीमेंट कंपनी के माध्यम से किया जाता है। वहीं सामान्य कचरा का उपयोग खाद्य निर्माण में किया जाता है। पाटन ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में भी अवार्ड के लिए भारत में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रबल दावेदारी की थी। इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना न भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया।